चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्रैकर के सम्स जो है वो आज टारगेट करने, आपके जो डाउट्स है वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग से देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन 1 से 5 में कोई डाउट है किसी का? ठीक है, 5 तक किसी का नहीं है और कोई डाउट? डायरेक्टली 8 वाला है। 6 7 हो गए ठीक है। 8 में तो तुम्हें तो रेसिडेंट हो, निशा ही नाम। चलो देखिए क्या बोला है। पॉइंट क्या है? जीएवी वाले में डाउट है सर। म्यूनिसिपल वैल्यू 750, फेयर रेंट 630, विच एवर इज हायर। तो 750 सिलेक्ट होगा ना। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो 720 तो आएगा। तो बराबर ही तो लिया है। मतलब डाउट क्या है? जीएवी नहीं आया या और? जीएवी 720 बराबर। अच्छा वो कंपैरिजन की बात बोल रहे हो। ओके ओके। स्टैंडर्ड रेंट आ गया अपना, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 720। ठीक है। प्रॉपर्टी लेट आउट की 75,000 पर मंथ पे, अप्रैल 24 से दिसंबर 24, मतलब 9 मंथ्स। तो 75,000 इंटू 9 मंथ्स करके देख लो कितना हो रहा है, 675। ओके। फिर उसके बाद द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी, वही तो सेम ही तो सम है। सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर लिया तो फिर वो वैकेंसी थोड़ी है। ये पॉइंट तो करवाया था मैंने मॉड्यूल के समय भी तो था। जो चीज आपने खुद ऑक्यूपाई कर ली वो वेकेंट तो है ही नहीं ना। इज द रीजन वैकेंसी नो। तो जीएवी कितना होगा फिर? ईआर, मिनिमम ईआर के बराबर तो होनी चाहिए। सेम सम है। ठीक है। और कोई डाउट? 9 वाले में हम लोग ने स्टैंडर्ड रेट लेके किया, हम लोगों ने किया नहीं, बट आंसर नेगेटिव ही आया। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो एक्सपेक्टेड रेंट तो 260 होना चाहिए। एक्चुअल रेंट कलेक्ट हुआ है, एक्चुअल रेंट है 3 लाख रुपए। कुछ वैकेंसी है क्या? वैकेंसी 1 मंथ है, तो 25,000 के हिसाब से 275, 260 से तो ज़्यादा ही। और 1 महीने का अनरियलाइज्ड भी है, तो 250 आ गया। इन्होंने कुछ अलग किया। वही ना, उन लोगों ने वो नहीं दिया, स्टैंडर्ड रेट से नहीं किया, तो उनसे पहले ज़्यादा है तो उन्होंने वो नहीं किया और हमारा स्टैंडर्ड रेट से कंपैरिजन हो गया। हाँ, कुछ गलती है इनके सॉल्यूशन में। देखो 9th वाले में, चलो ध्यान दो पहले 9th वाले में ना, एक्सपेक्टेड रेंट अगर आप निकाल रहे हो तो वो आपका आएगा 260। अब एआर कैलकुलेट करना है तो उसमें एनुअल रेंट 3 लाख है, बट 1 महीना तो वैकेंसी है, 25,000 तो गया, और 1 महीने का अनरियलाइज्ड है, वो भी तो माइनस होगा। ये है आपका एआर। अब एआर और ईआर का कंपैरिजन होगा। एआर इज लेस देन ईआर। अब पॉइंट आ जाता है कि इज द रीजन वैकेंसी, तो चेक करना पड़ेगा। अगर चेक करेंगे तो एनुअल रेंट आता है 3 लाख, और उसमें भी तो वो तो लेंगे ना अपना, अनरियलाइज रेंट तो माइनस होगा ही होगा कंपैरिजन में। तो बचा कितना? 275। तो अगर वैकेंसी नहीं भी होती तो भी 275 तो कलेक्ट होता। नाउ दिस इज ग्रेटर देन ईआर, तो अल्टीमेटली जीएवी क्या होना चाहिए फिर? 275 या 250? जो एक्चुअल कलेक्ट हुआ वो आपका एआर ईआर से ज्यादा आ रहा है, मतलब एनुअलाइज करके गिना तो ज्यादा आ रहा है। तो अल्टीमेटली जिस रेट पे हमने रेंट कलेक्ट किया है वो रेट तो सही है, उसमें तो गलती है नहीं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो अपना फ्लो चार्ट क्या बोलता है? जीएवी शुड बी इक्वल टू एक्चुअल रेंट कलेक्टेड। एक्चुअल रेंट कितना कलेक्ट हुआ आपका? 250। तो कैलकुलेशन तो फिर 250 पे ही होना चाहिए। बात समझ आ रही? अब ये जीएवी आ गया। म्यूनसिपल टैक्स देख लो क्या पॉइंट है। म्यूनसिपल टैक्स पेड, हाफ ऑफ इट वाज बोर्न बाय द टेनेंट, तो बाकी का आधा ही अपन ने दिया ना।
12,500। ये आ गया एनुअल वैल्यू। जाना कहाँ तक है? तो ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लो और इंटरेस्ट वो तो 20 लाख पे 10%। हाँ, जो भी है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और लोन का अमाउंट है 20 लाख, उस पर 10% मतलब 2 लाख। ये लेस कर लो, जो बचा हुआ आपका आंसर। डिफरेंस तो यहीं से आ गया, उन्होंने स्टैंडर्ड रेंट जो है वो कंसिडर किया नहीं, एक वो फॉल्ट है और दूसरा बाकी का कैलकुलेशन एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब अल्टीमेटली सोचना कैसे हो फिर से आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड रेंट आपने पहले निकाल लिया 260, ये एक पार्ट हो गया। एआर कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हम देखेंगे कि भाई पूरे साल का रेंट कितना कलेक्ट करना था। तो 25,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने का 3 लाख रुपए का रेंट होता है। लेकिन एक महीना तो वैकेंसी थी, तो वैकेंसी का तो कलेक्शन हुआ ही नहीं होगा। अनरियलाइज भी था, तो एक्चुअली जो कलेक्शन हुआ होगा वो इतना होगा। दिस इज द अमाउंट कलेक्टेड। अब सवाल ये है कि भाई ये अमाउंट जो है वो तो आपको दिख रहा है कि ईआर से कम है, तो बोला इज द रीजन वैकेंसी। तो बोले एक बार चेक कर लेते हैं कि वैकेंसी रीजन है क्या। अगर वैकेंसी नहीं होती तो आप कितना रेंट कलेक्ट करते? तो वे 25,000 के हिसाब से 12 महीने अगर पूरा लेट आउट होता तो 3 लाख रुपए कलेक्ट होता। पर बोले पूरा कहाँ कलेक्ट होता, अनरियलाइज तो रहता ही ना 25,000, एक महीने का तो लॉस आपने किया ही है। चलो ठीक है, तो भी 275 तो कलेक्ट होता। नाउ दिस इज ग्रेटर देन ईआर। दिस शोज कि मैंने जिस रेट पे रेंट कलेक्ट किया है वो रेट सही है, जो भी हुआ है वैकेंसी की वजह से हुआ, बाकी तो कोई इशू है ही नहीं। तो जीएवी किसको बनाएंगे? जितना एक्चुअल रेंट कलेक्टेड है उतना। समझ आया? एक्चुअल रेंट कलेक्टेड है कितना? 250, तो सारा कैलकुलेशन 250 के हिसाब से होगा। समझ आ रहा है? तो वही फ्लो चार्ट अपन फॉलो कर रहे हैं। अनरियलाइज रेट वाला एक सम मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में भी था, सेम वही पॉइंट है, वो 82,000 74,000 वाला। 10,000 का अनरियलाइज रेंट नहीं था 6 क्वेश्चन में, वैसा ही पॉइंट है सेम। बोलो, और इसके बाद बाकी कोई समझ में डाउट? हाँ हाँ, वो तो चलेगा ना, लॉस आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आना तो चलेगा। 10th में कौन सा पॉइंट? हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1 अप्रैल 2024 को। Interest paid on loans borrowed for the purpose of construction during the 30 months prior to the completion was 60,000. House was let out on a monthly rent of 18,000. Annual corporation tax paid, interest paid during the year, amount spent on repairs, fire insurance. Property was vacant for 4 months. Annual letting value as per corporation records is 1,50,000. Okay. He also received arrears of rent. ठीक है, काफी सारी चीजें एक साथ दे दी है, अपने को एक एक करके उसको सॉर्ट करना है, सब कुछ मिक्स नहीं करना है। सबसे पहले तो अपना टारगेट वही रहेगा कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो देखना है कितना होगा। एक्सपेक्टेड रेंट तो उन्होंने दे रखा है ना, एनुअल लेटिंग वैल्यू एज पर कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स इज ₹1,50,000 है ना, तो वो तो है ही। अब उसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ। एक्चुअल रेंट कितना रिसीव किया आपने? डेटा में कुछ बोले? चल ध्यान दो, देख लो एक बार। एक्सपेक्टेड रेंट तो डायरेक्टली आ जाएगा ना 150। एआर के लिए क्या करें? उन्होंने बोला लेट आउट किया था 18,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, लेकिन 4 महीने वैकेंसी थी, तो बाकी के 8 मंथ्स का कलेक्शन आया होगा। ये देख लो कितना होता है, 144। अब जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो AR इज लेस देन ER इज द रीजन वैकेंसी। चेक करना पड़ेगा, उसके लिए क्या निकालेंगे? एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कैलकुलेट करके देखो, 18,000 के हिसाब से 12 महीने का
2,16,000। सही है, क्लियर है। अब क्योंकि अगर पूरा साल लेट आउट हुआ तो वैकेंसी नहीं होती, तो ये तो ईआर से ज़्यादा ही आ रहा था, तो जिस रेट पे हमने लेट आउट किया वो रेट सही है। तो एक्चुअल में टैक्सेबिलिटी फिर किस अमाउंट पे आनी चाहिए, जितना अपन ने कलेक्ट किया उतना ठीक है। तो GAV विल बी इक्वल टू AR, पता चला ये। अब AR का अमाउंट कितना है, 144 आया यहाँ तक। आगे की स्टोरी देख लो, जिसके बाद तो म्यूनसिपल टैक्स वाला पॉइंट होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स बोला है ना 35,000, वो हो गया म्यूनसिपल टैक्स। माइनस कर दो, बचा कितना, दिस इज योर एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस कर दो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A। फिर इंटरेस्ट वाला पॉइंट देख लो 24B। अब इंटरेस्ट वाले पॉइंट में दो चीज़ें हैं, एक वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट भी है और एक करंट ईयर का इंटरेस्ट भी है, जो कल अपन बात कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आपको एक साथ तो मिलेगा नहीं, 1/5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट आ जाएगा वो 60,000 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 12,000। दूसरा करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है 25,000, वो तो पूरा क्लेम कर ही सकते हो, ठीक है, करंट ईयर वाला, तो वो भी माइनस हो जाएगा। और क्या बचा डेटा में, जो भी अमाउंट आ रहा है वो होगा फाइनली आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सारा माइनस करके देख लो 39300, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हो गया। अब ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ना अरियर्स का अमाउंट भी आपने रिसीव किया है 36,000 रुपीज़। अरियर मतलब पिछले साल का कोई टैक्स दिया, पिछले साल का रेंट किसी ने पे नहीं किया होगा, अब आपने अमाउंट रिसीव किया, तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? अरियर सेक्शन 25 में बोला था उन्होंने कि 25A में कि वो टैक्सेबल होगा। 36,000 आपने रिसीव किया, टैक्सेबल होगा। कुछ डिडक्शंस कुछ मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा, माइनस कर दो, जो बचा देख लो कितना। सही है, 25,200 ये टैक्सेबल होगा, तो ये भी टैक्सेबल होगा और ये भी टैक्सेबल होगा। ये दोनों आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया। बात समझे, क्लियर हो? उसको ये कंडीशन है, इतना ही था, सम में कंप्लीट है। नहीं, इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था, ड्यू बेसिस पे था, वो तो म्यूनसिपल टैक्स में था, लिखा है प्रोविजन में, देखो नोट्स में, डायरेक्ट नोट्स पढ़ो साथ में, वो तो मैंने पॉइंट स्पेसिफिक समझाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्यू बेसिस नॉट ऑन पेड बेसिस, मार्च अप्रैल वाली बात बताई थी। म्यूनसिपल टैक्स में बोला है ना, बॉर्न एंड पेड बाय द असेसी इन प्रीवियस ईयर, वो पे होना चाहिए तो डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट वाले केस में ऐसा पॉइंट नहीं था, ठीक है। और कुछ बाकी रिमेनिंग सम्स में कोई डाउट? बन गए सारे? अब कॉन्फिडेंस आया, ग्रेप आई, लिख के सॉल्व किए तो पता चला सम्स बन रहे हैं, और ये सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, तो लेवल यही है। तो एग्जाम का क्या लेवल है वो आपके सामने है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए, तो हाउस प्रॉपर्टी वाला अपना कंप्लीट है। क्रैक करके आपने इतने सारे सम्स कर लिए तो मोर देन इनफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए नए टॉपिक पे चले।